Good morning to all of you. And first of all, write your roll number and name for attendance quickly. Good morning, sir. Good morning. Textbook of Organon और बोनी मिशन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक साथ में है आप लोगों के, जिसके पास नहीं है, अगर है पास तो लेकर बैठ लो. लास्ट क्लास में हमने कहा था आपको इस क्लास में कॉन्कोमिटेंट डिस्कस करेंगे. पढ़ाई की है आप लोगों ने कॉन्कोमिटेंट के बारे में? फाइनल ईयर स्टूडेंट हाँ ना जवाब देते रहना. यस सर. सिर्फ एक नहीं पढ़ा या और भी किसी ने पढ़ा? फिर किसी का नाम नहीं आ रहा. ये वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आती हमको. अभिषेक पांडे, अब नाम ले लेके ऊपर से पुकारना होगा. अभिषेक पांडे, अभिषेक, चलो पूजा तुम बता रहे थे, बोलो तुम क्या पढ़े हो कॉन्कोमिटेंट के बारे में. जस्ट लेट मी नो योर कॉन्सेप्ट. सर कॉन्कॉमिटेंट का जो मीनिंग देख रही थी वो था मोस्टली जगह पे दिया हुआ है आई अकम्पनी, किसी भी चीज का जिसके साथ कंपैरिजन ना हो एंड वो किसी भी एक इंडिविजुअल को अकम्पनी करे. तो कोई भी एक इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम जो किसी पर्सन एज अ होल का हो. और कुछ? Sir, it may or may not be associated, directly associated with the presenting complaint. और कोई? शक्ति प्रिया, शक्ति प्रिया, आर्ची लाइन में आ जाओ. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. जी गुड मॉर्निंग. बताइए आपने पढ़ा है कॉन्कोमिटेंट? यस सर. सर कॉन्कोमिटेंट कैन बी डिफाइंड एज अ फिनोमेनन जिसमें किसी भी चीज के साथ कोई कंप्लेन एसोसिएटेड होती है और या फिर एग्जिस्टिंग और अकरिंग टुगेदर, मतलब जो किसी चीज के साथ में मिले, दैट इज कॉन्कोमिटेंट. Why we should know concomitant? Being a homeopath, being a practitioner, why we should know this? Sir, for the individualization. For the individualization, then what it helps, or in what extent it helps in individualization, or you can say how it helps in individualization. For selecting the simillimum. अरे उसमें कैसे?
सर जब हमें कोई पिक्यूलियर सिम्टम नहीं मिल रहा है तो हम यूज कर सकते हैं कॉन्कॉमिटेंट को। नहीं मिल रहा है तो जैसे आपने बताया था लास्ट क्लास में कि हाँ पूजा बोलो। सर जो बाकी सिम्टम्स हैं जैसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स वो ज्यादातर पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं अगर कोई स्पेसिफिक मोडालिटी नहीं है, बट कॉन्कॉमिटेंट एक होल के लिए एक इम्पॉर्टेंट या इंडिविजुअलाइजेशन के लिए एक सिम्टम होता है। बहुत सारा जैसे कोई भी फिजिकल जनरल, बहुत सारा प्रेजेंटिंग कंप्लेन है जो जनरलिटीज का भी हो सकता है, फिर वहां पे क्या होगा? फिर वहां पे क्या होगा? सर वहाँ पे फिर दोनों को इम्पोर्टेंस देंगे। जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट अगर मोडालिटी और हर चीज से इक्विप्ड है तो वो भी एक पिक्यूलियर सिम्टम है, बट कॉन्कॉमिटेंट वो सारे सिम्टम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एक्सेप्ट फॉर, मतलब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अलावा जो सारे इम्पोर्टेंट है। सौम्या श्रीवास्तव। Yes, sir. Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। आपका क्या व्यू है कॉन्कॉमिटेंस के रिगार्डिंग? Hello, sir. हाँ जी बोलो। Sir, concomitant हमारे अगर हम देखें ऐसे जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं टुगेदर विद द सिम्टम, एक सिम्टम के साथ जो कोरिलेट करते हैं, तो सर ये एक ससेप्टिबिलिटी और डिस्पोजिशन से भी हम इसमें रिलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब इन डाउट। प्रिया तोमर है? प्रिया है क्लास में? जी आप बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर कंकॉमिटेंट सिम्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और सर ये इंडिविजुअलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और हमें इंडिकेट करते हैं एक सिमिलम की तरफ, क्योंकि हर इंडिविजुअल के लिए एक कंकॉमिटेंट उसके वाइटल फोर्स की तरफ से अलग ही होगा। कंकॉमिटेंट सब में सेम नहीं हो सकता, तो ये एक सिमिलम की तरफ इंडिकेट कर देता है और हमें इजी होता है फाइंड करने के लिए और इंडिविजुअलाइजेशन के लिए भी। और जनरल सिम्टम होता है कंकॉमिटेंट सिम्टम। चलो, who has started the concept of concomitant? प्रिया आपसे ही पूछ रहे हैं, who has started the concept of concomitant symptoms? So डॉक्टर बॉर्निंग हुसैन। तो डॉक्टर बॉर्निंग हुसैन। या लोग पूछ रहे हो या बता रहे हो? सब बॉर्निंग हुसैन ही है। कौन बोल बता रहा है? रहे हैं डॉक्टर बॉर्निंग हुसैन। डॉक्टर बॉर्निंग हुसैन। चलो, ऑर्गेनन की किताब सब लोग अपने अपने पास रख लो अभी। तान्या, आर यू देयर? तान्या, तान्या आप क्लास में हो? चलो, आप सभी के पास ऑर्गेनन है? किसके किसके पास है? अभी पास में ऑर्गेनन की टेक्स्ट बुक है? यस सर। यस सर है। यस सर। चलिए, एफोरिज्म नंबर 151 आप लोग खोलो। एफोरिज्म नंबर 151।
क्या है, कोई एक रीड करो. But if the patient complain of a few violent sufferings, the physician will usually find, on investigation, several other symptoms besides, although of a slighter character, which furnish a complete picture of the disease. क्या मतलब हुआ इसका? Several other symptoms besides. Which furnish a complete picture of the disease. That means which complete the totality of symptom. That means which complete your purpose of case taking. जिसके अंदर हमको several other symptoms beside. What is the meaning of this? सर concomitant symptoms की बात हो रही है. बिल्कुल. इसी को बाद में लोगों ने एक नामकरण दे दिया. Without this, we cannot think of totality of symptom. आप अगर इसी को ओरेली वाले बुक में, जिसके पास ओरेली है, वो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है. If, however, the patient complains of a couple of severe ailments, the investigating physician will usually find several collaterals. यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है वर्ड, several collateral. ये उसी के बारे में लिख रहा है. That is beside other symptoms. अगर आप वर्ड मीनिंग ऑफ कॉन्कोमिटेंट की तरफ जाओ, इट हैज ए वेरी ओल्ड लैटिन ओरिजिन. कॉन और कॉमिटेयर. कॉन मीन्स विथ, along with, and comiteers. So वर्ड मीनिंग अगर आप बोनी हुसैन के डिफिनेशंस में देखोगे, बोनी हुसैन भी कहता है कि कॉन्कोमिटेंट इज व्हाट? The concomitant means the existence or occurring together. जो साथ में है, अटेंडेंट. ये बोनी हुसैन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक का इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जिसको एच ए रॉबर्ट्स ने ऐड किया है इसमें. वही कंसेप्ट है जिसको हनीमैन ने अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म नंबर 151 में डिस्क्राइब किया. सो कॉन्कोमिटेंट का कॉन्सेप्ट हनीमैन के टाइम से चला आ रहा है. कॉन्कोमिटेंट का कॉन्सेप्ट हनीमैन के टाइम से तब से चला आ रहा है व्हेन हनीमैन हैज स्टार्टेड, व्हेन हनीमैन हैज गिवन the theory of chronic disease. Because before that, totality of symptom was limited to the presenting complaint only. And after the development of concept of theory of chronic disease, the totality is not only the presenting complaint, but along with presenting complaint. That along with means here we have shifted the center of selection of remedy from presenting complaint to the person, to the patient as a whole. In our patient as a whole consideration, we have two set of symptomatology. We have two set of symptoms. One set of symptoms which favors the diagnosis, जिसके बेसिस पे मॉडर्न मेडिसिन में प्रिस्क्राइब होता है, जो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है. And another set of symptoms are those set of symptoms which individualize the patient
So first set of symptom is which favors the diagnosis. Another symptoms which individualize the person having this disease. And in our homeopathic prescribing, we reach to the anamnesis by collection of both, not one. The collection of both give us a complete picture of disease. जिसको यहाँ कह रहा है, the complete picture of disease. What is this? This complete picture, the individualization is not complete without the second part of consideration. बोनी हुसैन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक के आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखोगे, बोनी हुसैन के लेसर राइटिंग में देखोगे, where Boni Hussain has emphasized and says regarding especially the term देखोगे वहाँ पे यूज हुआ है primary symptom and secondary symptoms. So concomitant का concept हनीमैन के टाइम से एंड हनीमैन ने ही यूज किया, जहाँ से उसने यूज किया complete totality. That means individual as a whole. That means it is must after the 1828 in homeopathic world, when we have started consideration of patient as a whole. And that's why in so many conditions, one part is called case, that is called the presenting complaint, that is called the diagnosis, that is called identifying the disease. And another part is called identifying the person having disease. When we identify the person having disease, that is called accompanying methods, that is called accompanying features. किसके accompany कर रहा है? इस disease के, इसके accompany में ये बीमारी है, मलेरिया, टाइफाइड, XYZ, कोई भी अगर हम नोसोलॉजिकल नोमेनक्लेचर डील कर रहे हैं, इसका एक अपना एक्जिस्टेंस है, इसका एक अपना आइडेंटिटी है. बट ये जिसके अंदर में है उसकी आइडेंटिटी कहाँ है? टाइफाइड इन पर्सन 1, टाइफाइड इन पर्सन 2, टाइफाइड इन पर्सन 3 और टाइफाइड इन पर्सन 4. In allopathic system of medicine, in other than homeopathic system of medicine, in modern medicine nowadays, all have one prescription for typhoid. But we have for person 1 different remedy, for person 2 different. It may be different for each, because we are frequently using the term that we treat the patient, not the disease. Why? Because here we have the concept of individualization. And concept of individualization is not possible without consideration of concomitant. Concomitant का मतलब ही है associated accompaniment, collateral existence, what we term in the physics, that is called synchronized conditions, synchronicity. This concept of concomitant, as Boni Hussain has been elaborated when he has emphasized his way of practice according to Hahnemannian teaching, he has formulated or he has tried to fix the symptom in its complete part, and he has fixed the case as well in its complete part. When he has fixed the symptom, a perfect shaped symptom, then he has made 3 points compulsory for that. That is called location, sensation, and modalities. These 3 must be present to say a symptoms as complete symptom. And similarly, he has emphasized
For a case to be complete, along with these three, the fourth component must be there to complete the case, and that is called concomitant. सिम्टोमेटोलॉजी को पढ़ने के लिए, सिम्टोमेटोलॉजी को, केस को, इसको कंकोमिटेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमको बहुत बेसिक में जाना पड़ेगा, और वो बेसिक वहाँ है जो हमने आपको बताया एफरिज्म नंबर 151 से शुरू कर, ताकि वो केस का, उसका एग्जिस्टेंस का, उसके फॉर्मेशन का क्लियर कॉन्सेप्ट हो। जब हम अभी जैसे लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने कहा था कॉन्कोमिटेंट के बारे में, एक सिम्टम के अंदर होना चाहिए। जब आप देखो, हम जब कहते हैं कंप्लीट सिम्टम, दैट मीन्स पार्ट ऑफ द सिम्टम। जब हम कहते हैं पार्ट ऑफ द सिम्टम, सपोज लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, तो ये पार्ट ऑफ द सिम्टम है। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम, दैट मीन्स इट इज इन इटसेल्फ ए सिम्टम। तो ये फिर एक पार्ट कैसे हो सकता है किसी का? ये अपने आप में एक सिम्टम है। It is an independent symptom. It is not the part of the symptom. But when we consider totality of symptom, then along with the primary symptoms, there is another group of symptom. There is another collateral symptom. There is another synchronized symptoms, and this is called concomitant symptom. And when this combined together, along with the primary symptoms, this collateral symptom, then both together reflects the totality. So it is very simple in its beginning. It was utilized by Hahnemann for complete individualization, for a holistic expression of the disease, not the analytic expression of disease. When Hahnemann utilized holistic expression of disease, that means patient as a whole, not his part, not his head, not his abdomen, not in an analytical way. Head is not sick, abdomen is not sick, XYZ organ and parts is not sick. The expression of sickness may develop from head, may develop from XYZ organs. But it is the expression of that sickness. It is only a part of that expression. It is not the complete sickness. Complete sickness is the individual that is sick. That is what we have studied in aphorism number 9. What we have studied in aphorism number 7. And so one part of expression that designate nosological nomenclature, that designate sickness is one, and rest all that is not associated, that is not directly linked with this sickness, this rest all is called collateral. And so these all collaterals are nothing but, in other form you can say it as concomitant, synchronized symptoms, etc. So first confusion you must clear in your mind before going further, that concomitant is not a part of symptom, rather concomitant symptom is in itself a symptom. So you should not be confused with that it is a part of the symptom. And when this concept you will understand it properly, then it will be clear that for a single symptom, location, sensation and modalities are important, and for totality all other types of symptoms are also required, all other lesser accessory symptoms are also required, all other collateral symptoms are also required, all other synchronized symptoms are also required, and when we combined together, it gives a complete picture of expression of totality of symptom. Actually,
the confusion starts with certain nomenclatures that we have studied in our literature. Most of the time, we found in certain literature that we have tried to, or certain literatures have tried to explain in depth with a very superficial understanding. And that creates so many confusion in the new generations, especially understanding this concept. The word concomitant, if we see in Honeyman's writing, अभी टाइम कम है, अगले बार में हम आपको इसमें रेफरेंसेस भी दिखाएंगे. Honeyman has used the word concomitant even much before the development of homeopathy. अगर आप लेसर राइटिंग्स में उसके जाके देखोगे, अर्लियर राइटिंग जो कि 1796 से पहले यूज हुआ था, वहां भी हनीमैन ने concomitant को यूज किया, word concomitant. And in so many complaints you will find that concomitant complaint, देखो यहाँ पे एक जगह ये लिखा हुआ है, concomitant complaint. So concomitant complaint, Hahnemann certain times use concomitant condition, concomitant word is used in various different associations. Concomitant symptom, concomitant complaint, concomitant conditions. So simply by saying concomitant, we have to understand simply इस होम्योपैथी में और 1796 के यूटिलाइजेशन ऑफ होम्योपैथी से पहले भी इस वर्ड का एग्जिस्टेंस था. अगर आप एटिमोलॉजी में जाके देखो, अगर आप इस वर्ड के बिगिनिंग में हिस्ट्री में देखो, दिस वर्ड इज बीइंग यूटिलाइज्ड सिंस और recorded utilize, I can say, is since 16th century. हनीमैन के जन्म से बहुत पहले से इसका रिकॉर्डेड यूटिलाइजेशन 16th century से अवेलेबल है लिटरेचर के अंदर. So it has its own meaning, it has its own existence. In homeopathy, we have utilized this, we have adopted this with our suitable situations. एक और डेप्थ में इस concomitant को अंडरस्टैंड करने के लिए देखोगे, one is called concomitant symptom. यहाँ पे देखो लिखा हुआ concomitants of symptom. So we must be clear in our understanding. When we say concomitants of symptom and when we say concomitant symptom, it doesn't stand for the same expression, same meaning. So in literature, this word is utilized in different ways, in different forms. And without going into the root of those differentiation, if we describe it, then we will create a lot of confusion. So I will again suggest you with continuing this concept of concomitant in our next class. Once again, I would like to request you all that whatever book you have, read this concept of concomitant and try to discuss it, because until and unless you will expose your doubt, then I will not be able to clear it. And the more doubt you will have, the more clear concept you will get. Thank you very much. अभी 1 मिनट बचा है, किसी और को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे. Anyone wants to ask anything till now?